नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। आप देख रहे हैं खास पेशकश गुस्से में देश। बात अब ये हो रही है कि जिस तरीके से पहलगाम में जो घटना घटी है, वो जो बच्चे, वो जो महिलाएं फूट फूट कर बता रहे हैं कि क्या हुआ, उसके बाद अब देश एक्शन के इंतजार में है। भारत ने एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की है और उसमें पाकिस्तान पर जो कड़े फैसले लिए, उसके बाद पाकिस्तान बौखला गया। पाकिस्तान ने भी वैसा ही कुछ कॉपी पेस्ट करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन पाकिस्तान की घबराहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार से सीधा, सख्त और कड़ा संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, पहले आपको वो सुनवाते हैं, फिर चर्चा करेंगे। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर मनन द्विवेदी, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ हैं। कर्नल दिनेश शर्मा, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ हैं। डॉक्टर एपी सांवरिया जी, पूर्व राजनयिक, वो हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर मनन द्विवेदी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। फर्स्ट स्टेप हमने कल रात को देख लिया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई विदेश मंत्रालय की। आज पाकिस्तान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की या उन्होंने जो बैठक की, लगभग कॉपी पेस्ट किया, सिर्फ एरोस्पेस का जिक्र उन्होंने कर दिया। एक गीदड़ भपकी उन्होंने दी कि इसे एक्ट ऑफ वार माना जाएगा अगर सिंधु जल समझौते को भारत रोकता है तो। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस तरह से विदेश मंत्रालय ने कम से कम 20 देशों के राजनयिकों को बुलाया, उन्हें ब्रीफ किया, भारत डिप्लोमेटिकली, मतलब क्या उसके पास और विकल्प है पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए? जो दूसरा एरिया है वो तो अलग है, लेकिन पाकिस्तान को आइसोलेट करना बहुत जरूरी है। और जिस तरह से आज प्रधानमंत्री का मैसेज था, भाषण देते देते उन्होंने अंग्रेजी में वर्ल्ड लीडर्स को भी बता दिया कि भारत एक्शन लेगा। जी, मैं यहां पर ये कहना चाहूंगा कि जो ये एक तरीके की डिप्लोमेटिक स्ट्राइक है जो हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की है। पर मैं इसमें डिप्लोमेसी को, नेगोशिएशंस को, कूटनीति की अगर हम बात करें तो ये एक प्रारंभ है, ये एक इनिशिएशन है जी। और इसके बाद जो प्रहार होगा वो मैं कई दिवसों से कह रहा हूं, मैं मीडिया चैनल्स में और अपने लेखों में और अपनी पुस्तकों में मैंने बहुत पहले लिखा है कि हमें क्या करना चाहिए कि ये जुल्फिकार अली भुट्टो का एक स्टेटमेंट पहले आया करता था कि एक कि जो क्या कहते हैं कि 1000 वुंड्स देंगे, 1000 कट्स देंगे इंडिया को। तो इस तरह की स्थिति के चलते हमें बहुत पहले पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली डी रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए था। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूं कि डिप्लोमेटिकली सिर्फ उनके डिप्लोमेट्स को, उनके राजनयिकों को हटा देना चाहिए था या उनके वीजा तुरंत इन इफेक्ट से बंद कर देने चाहिए थे। पर भारत को यूएन में अपने राष्ट्रों के साथ, मित्र राष्ट्रों के साथ ये बात करनी चाहिए थी कि पाकिस्तान को हम कोई नेशन स्टेट, कोई राष्ट्र की उपाधि ही नहीं देते हैं। हम पूरे पाकिस्तान को पर्सोना नॉन ग्रेटा और एक नॉन स्टेट एक्टर का लेवल देते हैं। एक बात ये। दूसरी बात मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि जो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक है ये काफी अच्छी है। और अगर हम देखें कि पाकिस्तान ने इसको, जो इंडस वाटर ट्रीटी को
हमने बिल्कुल होल्ड पे लगा दिया है। इसको शहबाज शरीफ ने भी डिक्लेयर किया है कि ये एक तरीके का एक्ट ऑफ वॉर है। तो बिल्कुल जिस तरीके का एक्ट ऑफ वॉर इन्होंने पहलगाम में किया, ये तो अभी शुरुआत है। और अभी विध्वंस और पीओके में, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जो उरी और बालाकोट हुए वो बहुत छोटे एग्जाम्पल थे। और ये सर्जिकल स्ट्राइक्स जो है समाधान नहीं है इस प्रॉब्लम का। जो मदर नेस्ट है, जो हमारे मिलिट्री के लोग तो ये कह रहे हैं कि जो फॉर्मेशन हेडक्वार्टर्स हैं पिंडी में या जहां कहीं है, उनके ऊपर सीधा मिसाइल दागे जाए, उनको नष्ट भ्रष्ट किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहलगाम के बाद एक प्रोवोकेशन ये और किया गया है कि हमारे एक बीएसएफ जवान को पकड़ने की न्यूज है। जी जी। तो जब पाकिस्तान ऐसा कर रहा है तो हम उनके रेंजर्स को क्यों नहीं पकड़ सकते? हम कुछ 10 रेंजर्स हमारी उसमें थे, रेंज में थे। और मिलिट्री के जो थिंकर्स हैं, स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं बड़े बड़े, वो ये बात कर रहे हैं कि हमको इनिशिएटिव अपना लूज नहीं करना चाहिए। मतलब हमको करना चाहिए, ऐसे नहीं कि प्रोएक्टिव तरीके से पाकिस्तान कुछ करेगा और उसका जवाब हम देंगे मिलिट्री फ्रंट पे। पर मैं डिप्लोमेटिक बातचीत पे फिर आता हूं। इंडस वाटर ट्रीटी एक बहुत अच्छा होल्ड करने का निर्णय है, क्योंकि अगर हम इसके इतिहास में जाएं तो हम पाएंगे कि 20 और रावी, मतलब जो 30% जो पानी है वो भारत इस्तेमाल करता है, और 70% पानी जो है इस पूरे इंडस वाटर रिवर बेसिन का वो पाकिस्तान इस्तेमाल करता है, भारत 30% इस्तेमाल करता है। ये दो बातें हैं। और झेलम, चेनाब और सतलज, ये जो 3 रिवर्स हैं, ये 3 नदियां हैं, ये पाकिस्तान के हिस्से में आई हैं। तो पाकिस्तान को शुरू से ये डर सताता है कि किसी कॉन्फ्लिक्ट के मद्देनजर कोई अगर युद्ध फैल जाता है, छिड़ जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो भारत पानी बंद कर देगा और लोगों को प्यासा मार देगा पाकिस्तान में। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भारत उनके आर्मी को, जो उनकी आर्मी अगर वेस्टर्न फ्रंट पे आगे बढ़ेगी तो उसको फ्लड करके, खेतों को फ्लड करके, जैसा कि असल उत्तर में किया गया था। हमारे पुराने सेंचुरियन टैंक्स ने उनके पेटन टैंक्स को बिल्कुल निस्तनाबूद कर दिया था। और ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ी टैंक बैटल कहलाती है। तो मुझे लगता है ये डिप्लोमेटिक जो प्रारंभ है बहुत अच्छा किया गया है। पर एक चीज हमें और करनी चाहिए कि पाकिस्तान से एक राष्ट्र होने का जो औहदा है वो हमें छीन लेना चाहिए, और इसके लिए हमें डिप्लोमेटिक और कूटनीतिक प्रयास करने चाहिए। जी, मैं लौटता हूं आपके पास, डॉक्टर एपी सावरिया के पास चलते, फिर दिनेश जी के पास आऊंगा। सावरिया साहब, आप राजनयिक रहे हैं, ये आज जिस तरीके से हमने इतने सारे देशों के राजनयिक को बुला के ब्रीफ किया है, और जो पाकिस्तान वहां से कह रहा है कि ठीक है जी, आपने सस्पेंड कर दिया, हम भी सस्पेंड कर देते हैं, आपने लिमिट 30 कर दी, हम भी 30 कर देते हैं, हमने बोल दिया कि पाकिस्तानी इंडिया छोड़ें, वो कह रहे हैं कि इंडियंस भी पाकिस्तान छोड़ दें, तो क्या इसका इंपैक्ट क्या है? वरुण जी, देखिए, ये जो 2-3 दिन से डेवलपमेंट हो रहा है जी, और जिस तरह का मेरे दिल में गुबार उठा हुआ है, और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये उन निहत्थे टूरिस्ट पे अटैक नहीं था, ये भारतवर्ष की इज्जत के ऊपर अटैक था। और मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, एक टेररिस्ट ने जब एक टूरिस्ट को गोली मारी क्लोज पॉइंट से, और उसकी वाइफ ने कहा कि मुझे भी गोली मार दो, मेरे हस्बैंड को तो मार दिया, तो उसने कहा कि जाके मोदी को बताओ कि हमने मार दिया। तो मैं, नरेंद्र मोदी जी ने वो मैसेज बहुत ही सुलझे हुए तरीके से ले लिया, और सऊदी अरेबिया का डिनर छोड़ करके इमीडिएटली एक्शन में आए, अपने होम मिनिस्टर को वहां पे भेजा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आज स्थिति आई है, और इस स्थिति को लाने का जिम्मेवार मैं तो वो जनरल मुनीर को समझता हूं, जो 5 दिन पहले उसने कहा था कि कश्मीर तो मेरी गर्दन है। मैंने पूछा था उस वक्त किसी डिबेट में, अरे आपकी गर्दन तो जब 96,000 लोग उन्होंने सरेंडर कर दिया था आपके जनरल्स ने 97 वॉर में, जिसका कि मैं चश्मदीद गवाह हूं, तभी खत्म हो गई थी। तो लेकिन जब जिस तरह से ये ड्रास्टिकली जो एक्शन इन्होंने किया है, और ये एक्शन कोई टेररिस्ट अटैक नहीं है, मैं वरुण जी बताना चाह रहा हूं, ये एक वेल प्लान्ड
एक रेगुलर आर्मी का, हाँ, इट्स अ वेल प्लान्ड अटैक। और मैं इस अटैक को तो जलियांवाला मैसेकर जैसा सोचता हूं कि निहत्थे लोग थे, एक मेडो में बैठ के पिकनिक मना रहे थे और वो लोग आए और धर्म पूछ पूछ के उन्होंने ये कहा, गोली मारी। तो ये जो एक कहावत है कि भगवान कृष्ण ने कंस को कहा था और लोगों ने कहा कि इसको क्यों नहीं मार रहे, उसने कहा मैंने इसकी 99 गलतियां माफ करनी है। तो अब जो भारत ने इसकी 99 गलतियां देख ली है, बहुत तकलीफ सह ली है, लेकिन अब आने वाले समय में बहुत जल्दी ये इसका एक अटैक देखेंगे जो सचमुच में मिट्टी में मिला देंगे भारतवर्ष की ताकत इसको। ठीक है दिनेश शर्मा जी, कर्नल दिनेश शर्मा, मैं क्योंकि इमोशंस जैसे जैसे वीडियो आ रहे हैं, वो गुजरात का बच्चा जिस तरह से बता रहा था वो देख के कलेजा बाहर आ जाता है। उसके पिताजी को मार दिया गया, वो बता रहा था कि उसके सामने कैसे अलग किया गया दो धर्मों के लोगों को और फिर गोलियां मार दी गई। उस बच्चे को सुन के बहुत पीड़ा हो रही है। ऐसे और परिवार हैं। आज जो प्रधानमंत्री ने कहा है, भाई स्ट्रेटेजिकली तो हम क्या करेंगे, हम क्यों बताएं, वो तो तय वक्त हम तय करेंगे, दिन हम तय करेंगे, समय हम तय करेंगे, लेकिन हम करेंगे ये सुनिश्चित है, ये तय है, ये तो मान लें। वरुण जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि पूरी मीडिया के अंदर जो है मंगलवार से ये कहा जा रहा है कि ये एक आतंकी हमला था। मैं ये आतंकी हमला नहीं मानता, ये एक जिहादी हमला था। आतंकी हमले के अंदर कास्ट, क्रीड, सेक्स, रिलीजन के बारे में जो टेररिस्ट होता वो नहीं देखता, वो आता है, गोली चलाता है, लोगों को मारता है, चला जाता है। लेकिन ये मंगलवार को जो हमला हुआ है, इसके अंदर ये पूरा का पूरा मानसिकता को दर्शाता है कि ये एक प्रकार का जिहादी तक है। ये बात होगी उस तरह। वरुण जी, जब हम नेशनल डिफेंस एकेडमी से की ट्रेनिंग करके फिर इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जाते हैं और उसके बाद जब हम अफसर बन के अपनी यूनिट में जाते हैं, तो जब मैं भी गया था तो मेरे सीनियर ने मुझे एक किताब दी थी। वो किताब जो है एक प्रकार से एक सैनिक जो है वो उसे एक धर्म ग्रंथ की तरह समझता है और उस किताब का नाम है दी आर्ट ऑफ वार, रिटन बाय सुनजू, जो एक चाइना के बहुत 2 BC, आज से 2000 साल पहले वो किताब लिखी गई थी। उस किताब के अंदर ये लिखा गया कि अगर परिस्थितियां और समय आपके अनुकूल है तो आप कोई भी युद्ध जीत सकते हैं। वरुण जी, आज की तारीख के अंदर समय और परिस्थितियां भारत के पक्ष में हैं। विश्व पटल के ऊपर जिस प्रकार की हमारी छवि है या जिस प्रकार के हमारे संबंध है लोगों के साथ, ये हमारे लिए बहुत अनुकूल समय है और हमें इस अनुकूल समय का फायदा उठाना चाहिए। और पाकिस्तान को मिलिटरीली, पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली तो ऑलरेडी हमारे सामने एक्शन आ चुके हैं कि जो 5 एक्शन हमारी भारत सरकार ने लिए हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक पाकिस्तान के ऊपर एक ठोस मिलिटरीली कदम नहीं उठाया जाएगा तो तब तक जो है ये इस प्रकार की हरकतों से बाज नहीं आएगा पाकिस्तान। जब हम कहते हैं पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से मेरा मतलब है कि जो पाकिस्तान का पंजाब है और जो पाकिस्तान की जो आर्मी है। आज की तारीख के अंदर पाकिस्तान की आर्मी इस पोजीशन में नहीं है कि वो भारतीय सेना का मुकाबला कर सके। बलूचिस्तान के अंदर जो 1500 के करीब जो फ्रीडम फाइटर है। कर्नल शर्मा, मेरा इसमें एक सवाल है आपसे। जैसे पाकिस्तान एक जो है वो मिसाइल टेस्टिंग करना चाह रहा है, इसके अलावा उसके जो उसके फाइटर जेट रात को उड़ान भर रहे हैं इधर से उधर। नेचुरली पाकिस्तान ये तो समझता है कि इंडिया रिटेलिएट करेगा, इसलिए वो तैयार होगा। तो हमें तो अपनी स्ट्रैटेजी बदल के चलना होगा। हालांकि फौज की स्ट्रैटेजी पे किसी को डाउट नहीं है, वो करेंगे, लेकिन अभी देश में जैसा भावावेश है, जैसा लोग उद्वेलित हो रहे हैं, उससे इतर फौज तो अपनी स्ट्रैटेजी अलग बनाएगी ना। मैं आपके साथ पूरी तरह से सहमत हूं। मैं एक सैनिक होने के नाते और 3 दशक से ज्यादा करने के बाद हम अपने प्लान जो है कभी किसी वक्त भी जो है जाहिर नहीं करते हैं। जो हमारे यहाँ डिसेप्शन होता, सरप्राइज एलिमेंट को हमेशा किया जाता। हम इस समय डिबेट के तौर के ऊपर बातचीत कर रहे हैं कि हमारे पास क्या एक्शन है, एज ए मिलिटरीली हमारे पास क्या एक्शन है। देखिए साहब, वरुण जी,
पूरे देश के अंदर आज की तारीख के अंदर पूरा क्रोध में है पूरा देश। अगर हमारे पास ऑप्शन है कि हम वहां पे कोवर्ट एक्शन कर सकते हैं, मतलब कोई सर्जिकल स्ट्राइक या कुछ और कर सकते हैं, लेकिन उस प्रकार के एक्शन से भारत की जनता सेटिस्फाई नहीं होगी। और भारत के अंदर भी एक बुद्धिजीवी वर्ग है जो कि सेना से प्रूफ मांगेगा कि आपने कितने लोगों को जाकर नुकसान किया। दूसरा जो है, जो हम एलएसी के ऊपर संयम बरते हुए हैं, तो मेरा मानना यह है कि एलएसी को एक्टिवेट कीजिए और लगाइए इनके ऊपर तोप के गोले और लगातार इनकी नींद हराम कीजिए। तीसरा जो है, हमने जो है हमें मालूम है और मेरा ये मानना है कि हमारे खुफिया तंत्र को मालूम होगा कि पाकिस्तान के अंदर किस किस जगह के ऊपर टेररिस्ट कैंप है। हमारे पास जो है पिन पॉइंटेड वेपन है, उन वेपन का इस्तेमाल करके उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम एयर स्ट्राइक कर सकते हैं। और लास्ट जो है, अगर भारत सरकार चाहेगी तो इंडियन डिफेंस फोर्सेस जो है, हम एलएसी क्रॉस करके भी जा सकते हैं। हम एलएसी क्रॉस कर लेंगे। और देखिए साहब, ऐसा है कि अभी जितने मैंने ऑप्शन बताए हैं, आपका अगला सवाल होगा कि इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। वरुण जी, जिस समय देश की इज्जत, जिस समय देश की इंटेग्रिटी, जिस समय देश की लोगों का जो क्रोध होता है, उस समय आप कंसिक्वेंसेस नहीं देखना चाहते, उस समय आप कंसिक्वेंसेस का वो नहीं करते हैं। भारत की सशस्त्र सेना। और लास्ट सवाल मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे यहाँ भी एक बुद्धिजीवी वर्ग है जो कहता है कि अरे पाकिस्तान के साथ ज्यादा मत करो, उनके पास परमाणु बम है। अरे परमाणु बम जो हैं सिर्फ आज तक एक बार चले हैं, 5 अगस्त 1945 को। उसके बाद जो है पिछले 3 सालों से रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा, उसमें तो कोई परमाणु बम इस्तेमाल नहीं हुए। तो ये जो हमारी मानसिकता, जो हमारे कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं जो कि मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी बातें क्यों करते हैं कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। अरे तो हमने अपने परमाणु बम क्या 26 जनवरी और 15 अगस्त को दिखाने के लिए? ठीक है शर्मा जी, अगर हमारे ऊपर करेगा तो मुझे लगता है मैं आता हूं आपके पास। एक बार डॉक्टर मनन द्विवेदी के पास चलते हैं। जी डॉक्टर द्विवेदी, एज ए फॉरेन एक्सपर्ट, जैसे प्रधानमंत्री ने आज कहा कि दुनिया के देश हमें सपोर्ट कर रहे हैं, फिर विदेश मंत्रालय ने ब्रीफिंग की है, मतलब अभी सबको कॉन्फिडेंस में लेने का काम चल रहा है। ये तो तय है कि भारत एक्शन लेगा, लेकिन वर्ल्ड सपोर्ट, उसको भी जो उसकी जो डिप्लोमेसी है उसको लेकर बहुत सीरियस लेवल पे काम चल रहा है, ये माना जाए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इसमें हम देखें कि पॉलिटिकल पार्टी और राजनीति की बात नहीं करें। जब 1971 का वॉर हुआ था और जिसकी बात पहले यहाँ पर प्रोग्राम में की जा चुकी है, उस समय भी हमारी प्रधानमंत्री जो आयरन लेडी थी, जिन्हें हम लोग दुर्गा का अवतार जनमानस कहता था, और अभी भी हम कहते हैं, मोदी जी भी उसी स्टेचर के नेता हैं। और उस समय इंदिरा गांधी जी ने पूरे विश्व का दौरा किया था, अमेरिका गई थी, निक्सन के साथ उनकी अच्छी बातचीत नहीं हो पाई, तल्खी से निक्सन ने भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ट्रीट किया और भारत को रशिया का सपोर्ट भी मिला। और जो गन बोट डिप्लोमेसी थी वो की गई थी भारत के अगेंस्ट, फिर भी भारत ने वहां की जो रजाकार आर्मी थी उसको सपोर्ट करके बांग्लादेश को आजादी दिलवाई। और पर उस समय स्थितियां भारत के प्रतिकूल थी। अब अगर हम देखें तो भारत एक विश्व गुरु और विश्व बंधु की बात करता है और ग्लोबल साउथ का लीडर भारत अपने आप बना है। और जवाहरलाल नेहरू के समय की बात ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है, उससे अलग बातचीत है। हम लोग नैम के नेता और डीकोलोनाइजेशन के नेता बनते थे, पर हमारे पास ताकत नहीं होती थी, हमारे पास मिलिट्री और इकोनॉमिक माइट नहीं होती थी। और आज परिस्थितियां बिल्कुल उल्टी हैं। भारत अमेरिका और क्वेड के कंट्रीज के साथ मिलकर चाइना को कंटेन करने की कवायद कर रहा है क्वेड के थ्रू, और अब मैरीटाइम स्पेस में भारत अपने पोतों को भेजता है और चाइना की कंटेनमेंट की स्थिति है। उसके अलावा ट्रेड में इन्वेस्टमेंट में, सप्लाई चेन्स में भी भारत काफी आगे बढ़ गया है और मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का प्रयत्न कर रहा है, चाइना को रिप्लेस करके अमेरिका की मदद से। तो वैश्विक परिस्थितियां ऐसी हैं कि भारत, सबसे बड़ी बात यह है कि कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कर रहा है। हम लोग यूक्रेन और रशिया के वॉर में भी जाकर हमने बातचीत करी है। मोदी जी मिले हैं जेलेंस्की से और उसी दौरान मिले वो व्लादिमीर पुतिन से, और जिसमें जेलेंस्की ने शिकायत की कि जिस दिन आप व्लादिमीर पुतिन से मिले उस दिन कई बच्चों को हताहत किया गया कीव में या मारियोपोल में। तो मेरा कहने का मतलब ये है
कि विश्व राजनीति के रजत पटल पर भारत एक बहुत बड़े पावर की तरह, अगर अभी भी ग्रेट पावर तो मैं नहीं कहूंगा, सुपर पावर तो बिल्कुल नहीं कहूंगा, पर एक मिडिल पावर जो कि ग्रेट पावर स्टेटस की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये स्थिति है। और सबसे बड़ी बात हमें यहाँ ये नहीं भूलनी चाहिए, अगर हम विदेश नीति और कूटनीति को देखें तो जब भी कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है, युद्ध होता है, तब अमेरिका का सपोर्ट किसी भी देश को, भले ही हम संप्रभुता की बात कर लें या अपनी इंडिविजुअल भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का गाना गा लें, पर अमेरिका का सपोर्ट, प्रेसिडेंट ट्रंप साहब का सपोर्ट हमें है। और प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने भी, और जेडी वेंस जो भारत आए हुए थे, उनके भाई उपराष्ट्रपति, उन्होंने भी ये बात बोली है कि ये बड़े ही इस बात की भर्त्सना करनी चाहिए, और हाँ, वो उन्होंने कॉन्डोलेंस दिया है और पूरे सपोर्ट का वायदा किया है। तो अगर चाइना के J-20, जैसा कि आपने कहा, कवायद कर रहे हैं रात में बॉर्डर एरिया में, स्टेल्थ फाइटर हमारे पास नहीं है पर उनके पास है, तो अमेरिका की वेपनरी भी, मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका अपने F-35 को या अपने B-52 बॉम्बर्स को पाकिस्तान की बॉम्बिंग के लिए भेज देगा, पर अमेरिका का मॉरल सपोर्ट, अमेरिका का सामरिक सपोर्ट भारत को मुहैया कराया जाएगा। इतनी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में, उनकी कूटनीति में दम है। मैं यहाँ पर यही बोलूं। डॉक्टर एपी सावरिया, अब ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है, ये जो हालात हैं, ये जो टेंशन जो है वो लगातार बढ़ रही है, प्रधानमंत्री का जो मैसेज है, उधर से पाकिस्तान ये गीदड़ भपकी देता है कि हम इसे एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे और मतलब अगर भारत ने कुछ भी किया तो फिर हम भी जवाब देंगे। तो मतलब ये माना जाए कि पाकिस्तान में एक नर्वसनेस तो है, वो साफ दिखाई दे रही है, अब हमें सिर्फ उस एक्शन का इंतजार है। बिल्कुल, देखिए वरुण जी, ये मैंने बताया कि सबसे बड़ी आपदा भारतवर्ष पे ऊपर ये जिनका जो कायराना हमला टूरिस्ट के ऊपर हुआ है, खेलते कूदते फैमिलीज को बर्बाद कर दिया है, इससे ये इस आपदा में एक अवसर पैदा हुआ है भारतवर्ष के लिए। और मैं ये कह रहा हूं कि सारा वर्ल्ड इस आतंकवाद से परेशान है, और ये अवसर हमारे उन 26 लोगों ने अपनी जान की आहुति देके ये अवसर पैदा हुआ है कि आज अमेरिका भी मोदी जी की तरफ देख रहा है और रशिया भी मोदी जी की तरफ देख रहा है, और यहां तक कि चाइना ने भी कहा है कि मोदी जी इस नासूर को खत्म कीजिए। वरुण जी, ये हमला बिल्कुल हमास का स्टीरियोटाइप था, जैसे हमास ने अटैक किया था, तो अब एक्शन भी वही इजराइल वाला ही होने वाला है। और आज जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार की उस भूमि से कह दिया है कि हम मिट्टी में मिला देंगे, मैं नरेंद्र मोदी जी की पर्सनालिटी को सारा वर्ल्ड जानता है, जब ये एक बार डिसाइड कर लेते हैं तो वो डिसीजन हो गया है। तो मुझे लगता है ये कूटनीतिक की बातें जो हुई हैं, मेरा भी आर्मी का एक्सपोजर है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आने वाले समय में मे बी 7 डेज, मे बी 10 डेज, बिकॉज हर एक चीज में समय लगता है, कभी भी आर्मी एक्शन अचानक से नहीं या दुश्मनी मन के नहीं कर किया जाता। LOC के ऊपर दिवाली मनाई जाएगी, और इस वक्त पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल हालात है, वो बलूचिस्तान में उसका जो बुरा हाल हुआ है, वो 1500 टेररिस्ट को काबू में कर नहीं पा रहा। जनरल मुनीर जो है छाती पीट पीट करके कह रहे हैं कि हम उसको ठीक कर देंगे। तो ये जो अब भारतवर्ष के पास ये मौका है, और सारा वर्ल्ड इस वक्त भारतवर्ष की तरफ देख रहा है, बिकॉज जब भी कोई बीमारी नासूर को थोड़ा काटिए लेकिन वो कैंसर बन जाती है, तो उस पूरे के पूरे अंग को ही काटना पड़ता है। तो आज मोदी जी ने बड़े क्लियर से उस टेररिस्ट, उस जेनोसाइड करने वाले आदमी का मैसेज ले लिया, जिसने कहा था वो हमारे एक बहन को कि जाके मोदी को बता दियो, और मोदी जी ने वहीं सुन लिया था, सऊदी अरेबिया में ये मैसेज सुन लिया था, और वो अपनी पूरी तैयारी करके आए हैं। आज 6 बजे मीटिंग है, बिकॉज हम वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री, सब लोग को कॉन्फिडेंस में लेके ये करना चाह रहा है। और मुझे बड़ी अच्छी लग रहा है कि सारी पॉलिटिकल पार्टी, देखिए छोटी मोटी बातें, सिक्योरिटी लैब्स वगैरह की बात भूल जाइए, लेकिन सब मिलकर के यही कहना चाह रहे हैं कि अब, और मैं चाह रहा हूं पर्सनली, मैं प्रार्थना कर रहा हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि LOC के ऊपर
बहुत जल्दी ही दिवाली मनाई जाए, ताकि वो आत्माएं जो ऊपर स्वर्ग से देखेंगी कि एलओसी के ऊपर दिवाली मन गई, तो सारी फोर्सेस जो वहां पे इन्होंने बलूचिस्तान में लगी है उसकी मजबूरी होके यहाँ आएगी, और आने वाले समय में एक अगली डिबेट हम कर पाएंगे नेक्स्ट फोर्टनाइट के बाद में, लगता है पाकिस्तान के 5 टुकड़े हो जाएंगे। और जैसे माननीय हमारे गृह मंत्री ने पूरे पार्लियामेंट में कहा है कि पीओके हमारा है और पीओके तैयार बैठा है, और ये राइट टाइम है, आपदा में अवसर आया है पाकिस्तान के 5 टुकड़े करने का, और भारत उसमें करने में सक्षम है। सारा वर्ल्ड इस बात को एग्री कर रहा है, और आज मोदी जी ने कह दिया कि मैं करने वाला हूं, और सारे बोर्ड ने आज एक मौन सहमति दे दी है, और वो सारा सेहरा जो है भारतवर्ष के पड़ेगा इस आतंकवाद को खत्म करने का। वरुण जी डॉक्टर माफी कर्नल शर्मा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये कूटनीतिक दबाव की जो बातें हो रही हैं, इसके अलावा साइकोलॉजिकल वॉर कितना जरूरी है और उसमें भारत अभी कहां स्टैंड कर रहा है? देखिए, साइकोलॉजिकल वार के तो आप उसके रिजल्ट आप देख ही रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान सेना ने जो है अपनी आर्मी को मोबिलाइज किया है, अपने अफसरों की छुट्टी बंद की है, और जिस प्रकार की ये जो वहां से गीदड़ भभकियां आ रहे हैं, तो ये देखिए, हमने तो कोई डायरेक्टली अभी तक कोई एक्शन लिया नहीं है, हमने तो डिप्लोमेटिक एक्शन लिए हैं। तो साइकोलॉजिकल वारफेयर के अंदर, वरुण जी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये जो एक्शन हुआ है, थोड़ा मैं इसको कनेक्ट करता हूं, ये जो मंगलवार को जो एक्शन हुआ है, ये एक बहुत सोची समझी चाल के अगेंस्ट हुआ। देखिए, 4-5 दिन पहले जो इनके पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, वो अपने पाकिस्तान के जो डायस्पोरा हैं उनको एड्रेस कर रहे थे, और उस समय बता रहे थे हिंदू हम हिंदुओं से अलग हैं, और कई चीजें बातें की हैं। मैं एक सैनिक होने के नाते मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि आप उस पद के ऊपर बैठे हुए हैं जहां पर कि आप मौलाना की तरह एक बात कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता। अभी प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान की आर्मी को जो है वो चिंता है बलूचिस्तान के अंदर, दूसरा जो है उनके ऊपर टीटीपी कर रही है केपीके से, और थर्ड जो एस्पेक्ट जो सामने निकल कर आया कि इनके सोशल मीडिया के ऊपर इनके जो नेता वगैरह होते थे, जो पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज के, वो बड़े बोला करते थे कि हमारा हमसाया मुल्क है अफगानिस्तान, हमारा बरादर है अफगानिस्तान, कुछ इस प्रकार से उन लोगों की मैंने उनकी मिमिक्री करने की कोशिश किया। और तालिबान जो है वो सबसे पहला मुस्लिम कंट्री था जिसने कल जो है इस एक्ट को कंडम किया है। तो अब पाकिस्तान के लिए एक उस तरफ से भी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर आ जाती है कि अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ किसी प्रकार का हमारा युद्ध होता है, तो पाकिस्तान को जो है एक नया फ्रंट जो है वो अफगानिस्तान की तरफ से भी खुल जाएगा, क्योंकि टीटीपी जो है वो वहां पर बैठे हुए हैं, और वो खुलकर जो है पाकिस्तान आर्मी को, जो इनकी 11 कोर क्वेटा में बैठी हुई है, दूसरी तरफ जो है बलूचिस्तान के अंदर जो बलोच लिबरेशन आर्मी है, और जहां बाकी जो उनके मजीद ब्रिगेड हैं वो इनको बहुत बुरी तरह से करेंगे। तीसरा जो है, इनको सिंध के अंदर जो है, सिंध के अंदर ऑलरेडी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो कि उनका पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया जो है कवर नहीं करता, लेकिन आप सोशल मीडिया के ऊपर देखें बात, तो वहां पर जो है बहुत गुस्सा है, क्योंकि पानी की जो है इतनी प्रॉब्लम आ रही है, इवन उनको पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा। तीसरी बात जो है, पाकिस्तान आर्मी नहीं कहूंगा मैं, पाकिस्तान बिजनेस आर्मी में कहूंगा। आपको पता होगा कि किस प्रकार से ये वहां पे बिजनेस इन्वेस्टमेंट चलाते हैं, कोई फौजी, फर्टिलाइजर, डिफेंस, हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन, आप कोई भी बिजनेस देख लीजिए, उनमें इन लोगों का खुद का हाथ है। अब आ जाते हैं बात आगे की। एक इलाका इनका पड़ता है जी चोलिस्तान, जो बहुत डिजर्ट इलाका, जहां लाखों हेक्टेयर्स के आसपास जो जमीन है, तो पाकिस्तान आर्मी जो वो कर रही है कि उसको ग्रीन नेशन प्रोजेक्ट के नाम से कुछ कर रही है। तो वहां पर जो है इन्होंने, पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर्स ने वहां उस जमीन को किसी कारपोरेट सेक्टर को दे दिया है, लेकिन वहां पे पानी की जरूरत है, पानी जाएगा वो सिंध से जाएगा। अब जो ये जरदारी की पार्टी है पीपीपी जो है, ये खुल के तो कुछ नहीं बोल रही है, तो सिंध के अंदर एक अलग प्रकार से आक्रोश है। ये 3-4 चीजों को जिस समय आप एक साथ जोड़ते हैं, तो आपको उनकी
साइकोलॉजिकली जो उनके अंदर डर बैठा हुआ वो प्रकट हो जाता। अब बात करते हैं इनके पाकिस्तान आर्मी चीफ के। जनाब ये नवंबर के अंदर तो रिटायर हो रहा है। अब इसने कुछ ना कुछ तो अपने लोगों को बताना है ना कि मैं हूं एक असली मसीहा मुस्लिम समाज का, मैं ही मसीहा हूं जो इस देश को रोक सकता हूं। क्योंकि पाकिस्तान आर्मी के अंदर भी जो है बहुत ज्यादा नाराजगी है, क्योंकि जितने पाकिस्तानी सोल्जर्स जो है मारे गए हैं, चाहे वो जाबर एक्सप्रेस है, जब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने मारे हैं, जब केपीकेपी के अंदर जो है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, तो उनका जो मिडिल लेवल ऑफिसर, मिडिल लेवल कार्डर है, वो नाराज है मुनीर की पॉलिसी से। लेकिन जनरल मुनीर की दूसरा उनकी नाक में दम कर रखा है इमरान खान ने। इमरान खान के जो है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी जो है उनके ऊपर इसने कर रखा। तो मुनीर जो है इस समय चारों तरफ से घिरा हुआ है और उसने अपनी पब्लिक का, पाकिस्तान के लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये वेल प्लान्ड अटैक जो है पहलगाम के अंदर हुआ। अगर आपको याद हो बालाकोट के अंदर जो हुआ, उस समय भी ये जो मुनीर है ये डीजी ISI होता था। तो अब इसके भी दिन लद गए हैं। जैसे वो शोले फिल्म के अंदर एक गाना था, जब तक तेरे पांव चलेंगे उसकी सांस चलेगी। तो जनाब मुनीर की सांस तब तक ही चल रही है जब तक कि इमरान खान जो है जेल के अंदर है। जिस दिन वो छूटा वो एक्चुअली में होगा कि व्हाट इज हैपनिंग इन द पाकिस्तान। तो इसलिए पाकिस्तान किसी भी पोजीशन के अंदर नहीं है कि वो भारत की डिफेंस, भारत की सेना का मुकाबला कर सके। तो इसलिए हमें इस आपदा में, जैसे कि हमारे डॉक्टर संगरिया साहब ने बताया है कि हमें इस चैलेंज में से अपॉर्चुनिटी मिली है, हमें करना चाहिए। और पाकिस्तान को अगर आप टेररिस्ट कैंप को बर्बाद करते हैं तो जनाब उसका कोई असर नहीं होगा। पाकिस्तान के अंदर आज की तारीख के अंदर 30,000 मदरसे हैं। क्या उन मदरसों में से टेक्नोक्रेट निकल रहे हैं, या साइंटिस्ट निकल रहे हैं, या डॉक्टर निकल रहे हैं? नहीं, उनमें से सिर्फ जो है वहां से टेररिस्ट निकल रहे हैं। आप क्या 10, 15, 20, 100, 150 टेररिस्ट को मार देंगे, लेकिन अगर एक पेड़ की शाखा को काटने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि शाखा दोबारा आ जाएगी। आपकी पेड़ को जो है जड़ से काटना पड़ेगा। और जड़ से काटने का मेरा मतलब इस समय है कि पाकिस्तान आर्मी की कमर तोड़नी पड़ेगी, तभी आप सुख और चैन से रह सकते हैं। जी वरुण जी। डॉक्टर मनन द्विवेदी, मैं आपके पास आ रहा हूं कि ये जो अटेम्प्ट हुआ, ये जो नृशंस हत्याकांड हुआ, क्या क्योंकि कश्मीर का मुद्दा खत्म हो गया था, 370 हट गई थी, लोग वहां घूम रहे थे, जो लोकल्स हैं उनकी खूब कमाई हो रही थी, उन्होंने पत्थर उठाने बंद कर दिए थे। क्या पाकिस्तान ने ये एक आखिरी कोशिश की वापस से इसको इंटरनेशनल मुद्दा बनाया जाए और इस तरह के हालात बनाए जाए? जी, आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं। मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि देखिए, गवर्नेंस के जो रिफॉर्म थे और जिस तरीके से जो बैंकिंग सेक्टर का जो शोर शराबा था, जो करप्शन था, जो नेपोटिज्म था कश्मीर में, और जिस तरीके से रोजगार के अवसर कश्मीरी यूथ के पास नहीं थे और पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी और रेडिकलाइजेशन और कट्टरवाद के ऊपर ही कश्मीर को जाने लगा था बड़े ही अनफॉर्चुनेट तरीके से। तो 2019 की बात मैं नहीं करूंगा जब 370 को एब्रोगेट किया गया। करीब 20-25 वर्षों से ये भारत सरकार के और कुछ राष्ट्रवादी गुटों के बड़े ही सबटरेनियन एफर्ट्स हैं। ये ऐसे प्रयास किए जा रहे थे, ऐसे स्ट्राइविंग किए जा रहे थे कि पूरी तरीके से नॉर्मलसी लाई जाए कश्मीर में। और जिस तरीके का जो डीप जिहादी स्टेट जम्मू एंड कश्मीर और कश्मीर श्रीनगर वैली को चलाता था, और जिसके चलते वहां पर जो हमारे पंडित ब्रदर्स हैं उनको वहां से भागना पड़ा था, और जो अत्याचार उन पर किए गए, उन सब चीजों में काफी सुधार आया। और 2019 के बाद लश्कर तोयबा और पाकिस्तान इतना ज्यादा तिल मिला गए कि उन्होंने एक नया फ्रंटर ऑर्गेनाइजेशन चालू किया, द रेजिस्टेंस फोर्स, TRF। तो इसका काम ही यही था कि जो डेवलपमेंट, जो प्रोग्रेस और जो विकास भारत सरकार ने करवाया वहां पर कश्मीर में, उसको बैक ट्रैक कर दिया जाए और वहां के प्रोग्रेस और डेवलपमेंट को किसी न किसी तरीके से रोक दिया जाए। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, ये पाकिस्तान का एफर्ट है कि विश्व में भारत की छवि को
खराब किया जाए और जो कश्मीर में जो मेहनत की गई है 20, 25, 30 सालों से हमारी सरकारों द्वारा उस मेहनत पे पानी फेर दिया जाए, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो फील्ड वर्क है वो बहुत अच्छे तरीके से राष्ट्रवादी गुटों ने किया है और लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया है, जो काफी सफल हुआ है। तो मुझे लगता है कि कश्मीर की इकोनॉमी पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक इंसिडेंट है, पर सिंबोलिज्म मतलब प्रतीकात्मकता इतनी ज्यादा जुड़ी हुई है, ये इंसिडेंट एक युद्ध की तरफ हमको धकेल भी सकता है। और बल्कि मेरी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और हमारे जो मंडेरियंस हैं उनसे ये नम्र निवेदन है कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक, मतलब जो पहले बोला गया 20-25 आतंकवादियों को या 3-4 आतंकवादी रिफ्यूज सेंटर्स को नष्ट करने से हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। और जैसा कि हम लोग यहाँ पर दिल्ली में पढ़ाते हैं अपने ब्रिगेडियर्स को और अपने स्क्वाड्रन लीडर्स को, एयर कमोडोर्स को, सबकी यही भावना है कि एलओसी में दिवाली मनाई जाए और दिवाली नवंबर अक्टूबर में ना मनाई जाए, वो दिवाली अप्रैल में मनाई जाए। और पूरा राष्ट्र इस निर्णय के लिए नरेंद्र मोदी की तरफ देख रहा है, मैं ये कहूंगा। चलिए, अब इंतजार है क्योंकि बहुत हलचल है और हलचल आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। लेकिन जिन्होंने बच्चों के सामने, महिलाओं के सामने उनके पिता, उनके पति को मार दिया है, उन पर सख्त एक्शन हो, उसका इंतजार सभी को है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि आखिरी छोर तक इन्हें खदेड़ा जाएगा, कल्पना से भी ज्यादा बड़ा एक्शन इनको मिलेगा, इन पर सजा होगी। रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।